आज का मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो है मंदिरों के ऊपर, मंदिर के जो आर्किटेक्चर है और जो वास्तुशिल्प से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे। 50 क्वेश्चन है ये मेरे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एलटी वालों के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये उदयगिरी की गुफाओं के लिए कई बार पूछा गया है पेपर में। तो ये किस काल से संबंधित है, ये है हमारी गुप्त काल से संबंधित। और इसमें गुप्त काल से संबंधित है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो यहाँ उदयगिरी में ज़्यादातर गुफाएं हैं वो सब हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। केवल एकमात्र गुफा यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन उसके अलावा यहाँ टोटल मतलब 20 गुफाएं हैं, जिसमें से 19 गुफाएं हिंदू धर्म से समर्पित हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की हैं, ठीक है। और किस नदी के समीप है, तो ये कई बार पूछा गया। तो बेतवा नदी के समीप है ये उदयगिरी की गुफाएं। और इन गुफाओं का पता सबसे पहले 1870 में किसने लगाया था, कनिंघम ने। यहाँ की जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पे एक सबसे बड़ी गुफा है वो 19 नंबर की, और उसको जो कनिंघम महोदय थे उन्होंने इसको अमृत लहड़ का नाम भी दिया। अगर पूछता है कि अमृत लहड़ गुफा कहाँ पे है, तो उदयगिरी की गुफाओं में है। और किस काल की है, गुप्त काल की, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं हम। सेकेंड नंबर का है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है किससे बने हैं, ये सफ़ेद संगमरमर से बने हैं, ठीक है। और किस संप्रदाय को अगर पूछा है तो ये श्वेतांबर संप्रदाय से। जैन धर्म में 2 संप्रदाय जो होते हैं, तो उसी में श्वेतांबर संप्रदाय से किसने बनवाया था, तो विमल शाह ने बनवाया था, ठीक है। विमल शाह ने बनवाया था और 11वीं से 16वीं सदी के बीच में ये बन के मतलब बना था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैन मुनि जो ऋषभनाथ हैं और नेमिनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं, ये सारे देवताओं की यहाँ पे जैन मुनियों की मूर्तियाँ हैं। और फिर उसके बाद इस मंदिर के ही प्रांगण में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यहाँ पे ही टोटल और 5 मंदिर भी हैं इसी प्रांगण में। फिर उसके बाद यहाँ जो और फेमस चीज़ें हैं उसमें से जैसे विमल वसाही मंदिर भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये किसको समर्पित है, ये आदिनाथ जो भगवान हैं जैन मुनि, उनको समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है और पता भी होगा, सारनाथ में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे सारनाथ भी लिखा होता है, कई बार अगर सारनाथ दिया होता है, कई बार ऐसे प्रदेश में पूछ लेता है, तो उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है। अगर कई बार सारनाथ का पूछा जाता है तो सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपतन, ठीक है, या मृगदाव, 2 नाम इसके और हैं। कई बार अगर ऐसे आता है घुमा के तो आपको पता होगा, ऋषिपतन और मृगदाव, ये दोनों नाम किसके थे, सारनाथ के, ठीक है। यहीं पे इन्होंने भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। और जहाँ पे दिया था वो एक डियर मतलब हिरन का पार्क था, डियर फॉरेस्ट था, ठीक है। और जिस मुद्रा में दिया है, कई बार उसको पूछा जाता है, तो जो बुद्ध की ये मुद्रा है उसको धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा से जानते हैं, ठीक है। अशोक ने तो इनके ऊपर बहुत सारे स्तूप भी बनवाए, अभिलेख बनवाए यहाँ पे यहीं सारनाथ में। इसमें इम्पोर्टेंट है धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप, ठीक है। ये सारे कहाँ पे, हमारे सारनाथ में। तो सारनाथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खजुराहो स्मारकों के समूह में शामिल मंदिर है। खजुराहो का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। और ये यहाँ पे इस मंदिर में शामिल है जो 4 ऑप्शन दिए, वीरभद्र, महालक्ष्मी, मातंगेश्वर और कोपेश्वर। तो राइट आंसर यहाँ पे मातंगेश्वर, ठीक है। ये शिव मंदिर है। और यहाँ जो ये मातंगेश्वर मंदिर है, ये यहाँ पे शिवरात्रि में कहते हैं 3 दिन का एक मतलब उत्सव भी आयोजित होता है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है, शिवलिंग की जो वो है मूर्ति, वो 8.5 फीट ऊंची है, ठीक है। और इसके लिए कहते हैं ये मंदिर जितना जमीन के मतलब नीचे है उतना ही जमीन के ऊपर भी है, ठीक है। बहुत बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे की एक मान्यता भी है वहाँ के लोगों की है कि यहाँ पे हर साल जो ये शिवलिंग है वो हर साल मतलब जैसे थोड़ा सा उसका आकार में परिवर्तन आ जाता है, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है मातंगेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पे है, खजुराहो में
और खजुराहो के मंदिरों को किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। और इस अगर मंदिर के लिए पूछता है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं अलग अलग शासकों के टाइम में बने, तो मातंगेश्वर मंदिर को बनवाया था हर्षदेव ने, ठीक है। और ये देखिए, ये है वहाँ का मातंगेश्वर मंदिर का जो शिवलिंग अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये देखिए, जितना इसमें कहते हैं नीचे है इतना ही ऊपर है, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इसका आकार बढ़ जाता है हर साल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है खजुराहो के टेम्पल में मातंगेश्वर मंदिर। और ये किस समूह में है, खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वो एक्चुअली 3 समूहों में बने हैं। पश्चिम समूह है उसका, मतलब पश्चिमी साइड उसके, और उत्तरी समूह है और दक्षिण पूर्वी समूह में। तो ये कई बार 1-2 बार पूछा भी गया है कि जैसे किसी मंदिर के बारे में पूछ लेगा, जैसे खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है, कंदरिया महादेव का भी मंदिर है, तो उसमें पूछता है कि जैसे पश्चिमी समूह का कौन सा मंदिर है, ऐसे आया है क्वेश्चन। तो ये जो मातंगेश्वर मंदिर है, इसमें ये भी बता दें कि जो शिव और विष्णु के ज़्यादातर मंदिर हैं, मतलब मोस्टली मंदिर जो हैं सभी खजुराहो में, वो कहाँ पे हैं, पश्चिमी समूह में है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि पश्चिमी समूह में हमें ज़्यादातर शिव और विष्णु के मंदिर, और उत्तरी समूह में वैष्णव के, और दक्षिण पूर्वी समूह में हमें जैन के मंदिर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मातंगेश्वर के लिए पूछता है तो मातंगेश्वर मंदिर कहाँ है, हमारा पश्चिमी समूह में, ठीक है। नेक्स्ट है, होलेबिडु को पहले यह भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पहले किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मुझे पेपर का नाम नहीं याद है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। होलेबिडु को पहले यह भी कहा जाता था। तो होलेबिडु को क्या कहा जाता था, होलेबिडु को कहा जाता था द्वार समुद्र, ठीक। कहाँ पे स्थित है ये, कर्नाटक में। होयसल राजवंशों की राजधानी थी ये 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और यहाँ ये जगह किस लिए प्रसिद्ध है, होयसल जो होयसलेश्वर मंदिर है और केदारेश्वर मंदिर है, ये सब इसी जगह है, और ये कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ये कि कर्नाटक किस लिए फेमस है, कर्नाटक सबसे ज़्यादा मंदिरों के लिए फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट है, होलेबिडु मंदिरों की वास्तु शैली क्या है। तो होलेबिडु मंदिर अभी मैंने बताया वही है, कर्नाटक में है, और किस राजवंशों के उसमें थी, होयसल वास्तुकला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होयसल वास्तुकला का मतलब विकास हुआ था होयसल राजवंशों ने। और शिव के मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है होयसलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय शहर महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है। तो दक्षिण भारतीय मंदिर है जो उसको बोलते हैं 7 मेरू मंदिर या सप्त पगोड़ा, ठीक है। जैसे उसको उड़ीसा का जो मंदिर है कोणार्क, उसको बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा, वैसे यहाँ पे बोलते हैं महाबलीपुरम के लिए 7 मेरू मंदिर या 7 पगोड़ा, ठीक है। पगोड़ा भी लिखा मिल सकता है या मेरू मंदिर भी, तो बात एक ही है, ठीक। ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं वो रथ के स्टाइल के बने हुए हैं, और पंच पांडव के नाम से वहाँ के जो मंदिर है उनका नाम है अलग अलग, ठीक है। द्रौपदी रथ, धर्मराज का रथ, ऐसे करके। और इसमें एक चीज़ ये है कि महाबलीपुरम तो इसका ओल्ड नाम था, नया नाम इसका क्या हो गया, महामल्लपुरम, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सोर टेम्पल जो बहुत फेमस है वो भी यहीं महाबलीपुरम में बना हुआ है, जो एकदम समुद्र के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल वास्तुकला का सबसे अच्छा और सबसे सुपरिष्कृत अलंकृत मंदिर है। चोल वास्तुकला बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी जो चोल वास्तुकला थी, इसमें बहुत सारे जो शिव के मंदिर बने हैं और उनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसकी वजह से ये बहुत फेमस रहा है। तो चोल वास्तुकला का सबसे अच्छा और सुपरिष्कृत अलंकृत मंदिर है हमारा तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। ये हिंदू मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, और कब बना था, 11वीं सदी में बनना प्रारंभ हो गया था। और इसके लिए कहते हैं कि ये किससे बना है, अगर पूछते तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। इस मंदिर को अगर जैसे तमिल में अगर कहते हैं, अगर आता है तो तमिल में क्या कहते हैं इसको, पेरू गुटैयार कोविल, ठीक है। अगर तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का तमिल नाम भी पूछता है तो पेरू गुटैयार कोविल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिर है उसके बाहर मतलब बहुत से लेख भी, संस्कृत और तमिल में बहुत से लेख भी लिखे गए हैं, ठीक। इस मंदिर की एक विशेष बात और बताएं कि इस मंदिर की जो मतलब जो गुंबद है, ऊपर का जो गुंबद है, उसकी परछाई कहते हैं पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, ठीक है।
और जो इसका शिखर है, शिखर होता है मंदिरों में ऊपर जो, उस पे एक स्वर्ण कलश है। यहाँ की दूसरी विशेषता एक और है कि जो यहाँ पे जो मंदिर में बना हुआ है नंदी जो बना हुआ है वो एक ही पत्थर से, जिसे एकास में बोलते हैं मोनोलिथिक, वो एक ही पत्थर से बनाई गई है और दुनिया में वो सबसे मतलब दुनिया में सेकंड नंबर की सबसे विशाल प्रतिमा मानी गई है नंदी की। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और किस स्टाइल में बना है, तो जितने भी साउथ के टेम्पल हैं वो सारे हमारे किस स्टाइल में है, द्रविड़ स्टाइल में। ठीक, और द्रविड़ स्टाइल में है। दूसरी ये क्या है, ये इसमें लगभग 13 मंजिल है। ठीक, और दक्षिण भारतीय शैली के जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली, उसके इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, उनके गोपुरम, जो वो स्टार्टिंग के प्रवेश द्वार होते हैं उसको बोलते हैं ना गोपुरम। ठीक है, नेक्स्ट है चोल काल में ढाली गई नटराज की, सॉरी यहाँ कांस्य होगा, कांस हो गया, कांस्य प्रतिमाएं एक ही तरह से कितने हाथों वाले देवता को दिखाती है। ठीक है, तो चोल काल में जो नटराज की मूर्ति बनी थी 10वीं शती में। ठीक, और 4 भुजाएं, और मतलब जैसे जो नटराज की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें क्या है, 4 भुजाएं दिखाई गई हैं और चारों ओर उस मूर्ति के क्या है, अग्नि के घेरा है। ठीक है, मतलब चारों ओर अग्नि का एक घेरा दिखाया गया है और अलग अलग हाथ में शंकर जी के जैसे डमरू है, तो डमरू को माना गया जैसे सृजन का प्रतीक। अगर प्रतीक के लिए भी पूछते हैं, जैसे अल्टी का एग्जाम होगा और उसमें प्रतीक से रिलेटेड एक टॉपिक भी है, तो अगर प्रतीक के बारे में भी पूछता है तो जैसे डमरू है, तो डमरू जैसे शिव जी के हाथ में है तो किसका, सृजन का प्रतीक हो गया। ठीक है, दूसरे हाथ में जो अग्नि है वो विनाश का प्रतीक है। तो ऐसे अलग अलग मोटिव्स हैं, यानी एक हाथ में तो सृजन का प्रतीक हो गया और दूसरे हाथ में विनाश का। तो इन शॉर्ट ये मतलब हो गया कि शिव जी एक हाथ से मतलब प्रतीक ये सृजन भी कर सकते हैं और विलय भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो उनको सर्वोपरि दिखाया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे 4। ठीक है, नेक्स्ट है चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति हुई थी। चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति किससे हुई थी, चालुक्य राजवंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा आई होल। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे ए होल या आई होल, एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हिंदू वास्तुशिल्प है और इसमें यहाँ का इम्पोर्टेंट क्या है, दुर्गा टेम्पल। ठीक है, दुर्गा मंदिर, लाड़खा मंदिर कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे है, आई होल। ठीक है, ये मतलब मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाड़खा मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है पहले भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की एक विशेषता नहीं है। इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता पूछा गया नहीं है, मेहराब और सहतीर, गुंबद, मीनार और शिखर। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है उसमें गुंबद होता है जो ऊपर की तरफ गोल गोल राउंड सा, मीनार होती है जैसे कुतुब मीनार में देखा ही आपने, लंबी सी एक सर उसमें स्टैंडिंग लाइन के की जैसी, और शिखर नहीं होता, क्योंकि शिखर किस में होता है, शिखर होता है हमारा मंदिरों में, टेम्पल में। ठीक है, मीनार, गुंबद और मेहराब क्या होता है, जो उनके आप लोगों ने देखे होंगे स्टार्टिंग में, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें जैसे ये इस साइड है ना, ये ऐसे इसको मेहराब बोलते हैं। ये देखिए मीनार जैसे ये लंबी लंबी ऐसे खड़ी रहती है ना इस पर, और ये जो ऊपर की साइड पूरी पिक्चर नहीं आ पाई है, तो ये जैसे ऊपर की साइड होता है ना राउंड राउंड, इसको बोलते हैं गुंबद। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये हमारी होती हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो शिखर क्या होता है, शिखर होता है मंदिरों में ऊपर की साइड जो बना होता है उसको बोलते हैं ना शिखर। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे शिखर नहीं होता है। नेक्स्ट है 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस स्तंभ पर ग्रीको बौद्ध शैली का प्रभाव है। ठीक है, तो अशोक का जो सांची का जो स्तंभ है उस पर हमारा क्या है, ग्रीको बौद्ध शैली का प्रभाव। ठीक है, और कब बना था ये, तो 3री शताब्दी में। और इसके लिए कहते हैं कि इसके शीर्ष पर 4 शेर ना, 4 शेर बैठे हैं और इसको इसीलिए कहते हैं कि ये वो जो सारनाथ का स्तंभ था उससे मिलता जुलता है। ठीक है, और इनके मतलब जो भी स्तंभ है उसमें मोस्टली में क्या मिला है, ऊपर शेर की आकृतियां मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मृगनैनी महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मृगनैनी महल कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, कोटा, मैसूर और ग्वालियर। तो मृगनैनी महल हमारा कहाँ पे है, ग्वालियर में, ग्वालियर फोर्ट के अंदर है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था, तो ये राजा मान सिंह ने बनवाया था। उनकी जो प्रेमिका थी मृगनैनी, उनके लिए उन्होंने बनवाया था ये।
ठीक। और इस बना किससे है? ये बना हुआ है लाल बलुए पत्थर से, 15वीं शती में बना था। ठीक। नेक्स्ट है मौर्यकालीन मूर्तिकला दीदारगंज यक्षी तथा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण क्या है? ठीक है, तो मौर्यकालीन का जैसे ही बात आता है तो मौर्यकालीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वहाँ की जो पॉलिश थी। ठीक है, तो पॉलिश की गई सतह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दीदारगंज यक्षी सब इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके लिए पूछा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? हमारी पटना संग्रहालय में। ठीक, इसकी अगर मतलब पूछा जाता है कैसी है, तो ये लाइफ साइज स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई है, स्टैंडिंग फिगर है और लंबी है बहुत, 64 लगभग फीट की है ये लंबी। ठीक है, नेक्स्ट है राजा कनिष्क का मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में स्थित है? तो राजा कनिष्क का जो मूर्ति शिल्प है वो है हमारा मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, इसका हेड नहीं है, मतलब हेड रहित है, हेड नहीं है। और ये किस पत्थर से बना है ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, तो लाल बलुए पत्थर से। किस उसमें बना था? तो द्वितीय शताब्दी में। ये देखिए, ये है वो टोर्सो। ठीक है, सिर रहित है। ठीक है, किस लाल बलुए पत्थर से बना है? कहाँ पे संग्रहित है ये हमारा? ठीक है, मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट है मंदिरों में शिखर का प्रचलन किस काल में हुआ है? तो मंदिरों के ऊपर जो शिखर बनना प्रारंभ हो गया था वो हमारा गुप्त काल से प्रारंभ हो गया था। और गुप्त काल में बहुत ही मतलब फेमस मंदिर बने, जिसमें दशावतार का मंदिर, एरण का। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता था, ये उत्तर भारत की जो शैली थी जिसमें नागर शैली है, उसमें क्या था? शिखर मेन हो गया था। शिखर क्या होता था? बेसिकली जो गर्भगृह होता था जिसमें मेन प्रतिमा होती थी, उसके ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा जो बना होता था उसको बोलते थे ना शिखर। ठीक, तो गुप्त काल का है, इम्पोर्टेंट है शिखर। और किस शैली में? नागर शैली में। ठीक, और नागर शैली की ही विशेषता है शिखर। अगर जैसे इसमें द्रविड़ शैली का कई बार अगर पूछता है, तो द्रविड़ शैली में जो शिखर का जगह होती है उस जगह उसको क्या बोलते हैं? उसको विमान शब्द का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर है हमारा हम्पी में। ठीक है, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में अगर पूछा जाता है। विरूपाक्ष किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है, शिव की प्रतिमा है। ठीक, इसको एक टेम्पल, इसको विरूपाक्ष मंदिर को हम पंपावती टेम्पल भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि यहाँ पे भी एनुअल फंक्शन, मतलब जैसे फरवरी का मंथ होता है उस माह में एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, रथ फेस्टिवल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो रथ फेस्टिवल कहाँ पे होता है? वो हमारा होता है विरूपाक्ष मंदिर में। नेक्स्ट है गोमतेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? गोमतेश्वर मूर्ति इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे बड़ी बात तो कहाँ पे स्थित है? तो श्रवणबेलगोला। ठीक है, किसका है? ये जैन धर्म जो है उन लोगों का एक होली प्लेस या पवित्र स्थान है, और यहाँ पे सबसे ऊंची मतलब प्रतिमा है। और किसकी है? ऋषभनाथ जो थे जैन मुनि, उनके जो पुत्र हैं बाहुबली। ठीक है, तो इसको बाहुबली प्रतिमा भी बोलते हैं। तो इनके जो ऋषभनाथ थे, इनके 2 पुत्र थे। ठीक, उसमें से एक थे बाहुबली, उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। और ये कैसी बनी है? ये एक मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल ब्लॉक, सिंगल पत्थर से बनी हुई है, ग्रेनाइट से। ठीक, किसने बनवाई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको बनवाया था चामुंड राय ने। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 57 फीट लंबी है लगभग। और जो मतलब इसको कहते हैं कि पूरे विश्व में जो फ्री स्टैंडिंग स्टैचू होता है उसमें से ये गिनी जाती है। और यहाँ पे हर 12 साल में यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं महामस्तका अभिषेक। उसमें क्या होता है? इनको भगवान को अलग अलग तरीके से मतलब इनको जल से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फूलों से और बहुत से चीजों से इनका अभिषेक कराया जाता है। तो बेसिकली यहाँ 12 साल में जो उत्सव होता है अगर पूछा जाता है तो क्या है? महामस्तका अभिषेक उसको कहते हैं। तो कहाँ पे होता है? वो गोमतेश्वर में। ठीक, नेक्स्ट है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था हमारा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ये क्या है? अगर ये पूछता है तो ये कैसा मंदिर है? हमारा हिंदू मंदिर है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक,
इसके लिए सॉरी एक चीज कंफर्म कर दें, हिंदू मंदिर नहीं है। अंकोर वाट का जो ये मंदिर था ये स्टार्टिंग में मींस पहले ये हिंदू टेम्पल था, लेकिन बाद में यानी 12वीं शती के अंत तक में ये क्या हो गया, एक बुद्धिस्ट टेम्पल में परिवर्तित हो गया। यानी स्टार्टिंग में ये क्या था, एक हिंदू मंदिर ही था जो किसको समर्पित था, विष्णु को। बट अगर ऑप्शन में आता है हमारा, अगर हिंदू नहीं दिया होता है और ऑप्शन में आता है बुद्धिस्ट, तो ऑप्शन क्या होगा, बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि अंकोर वाट मंदिर अगर आप पढ़ोगे भी बुक्स में भी, तो पहले क्या था, एक हिंदू मंदिर था जो किसको समर्पित था, विष्णु जी को। बाद में 12वीं शती के अंत तक में ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल हो गया। ठीक, और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, इसका जो मतलब जो इसका वो है डिजाइन है, वो कहाँ, जो कंबोडिया में है, ये मैंने बता दिया। कंबोडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी अंकोर वाट मंदिर का ये डिजाइन ड्रॉ है। ठीक है, अगर ऐसे कभी आता है, वैसे इतना आएगा नहीं, पर ध्यान रखिएगा अंकोर वाट मंदिर का ही डिजाइन किसमें ड्रॉ है, जो कंबोडिया का फ्लैग है उसमें ही अंकोर वाट मंदिर का डिजाइन ड्रॉ है। एक सेकंड, ये देखिए, ये कंबोडिया का फ्लैग है और उसमें ये ऐसे टेम्पल का डिजाइन ड्रॉ है। ठीक है, नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक, कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, फेमस मंदिर है शिव जी का, और कहाँ पे है ये, खजुराहो में। ठीक, खजुराहो में, खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अगर पूछता है तो कौन से जिले में लगता है, ये छतरपुर में। ठीक, किस राजाओं के, तो चंदेल शासकों में पहले भी बताया। और जितने भी शिव के मंदिर है मैंने उसमें पहले बताया ना आपको, वेस्टर्न ग्रुप यानी जो उनका पश्चिमी ग्रुप था, पश्चिमी समूह था मंदिरों का, उसमें बने हैं शैव मंदिर ज्यादातर। ठीक, इसको बनवाया था विद्याधर शासक ने 103 से 135 ईस्वी के बीच में ये बन गया था। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर है कंदरिया महादेव, खजुराहो के टेम्पल में सबसे ज्यादा शिव मंदिर में। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 102 फीट इंटू 66 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है तंजौर स्थित द्रविड़ शैली में गंगई चोलपुरम मंदिर का निर्माण किन राजवंशों के द्वारा हुआ था। तो तंजौर शैली मतलब तंजौर में दक्षिण की बात हो गई तो ज्यादातर वहां पे किसने किया है, चोल राजवंश, चोल शासकों ने। ठीक है, हिंदू टेम्पल है, शिव जी को समर्पित है, गंगई चोलपुरम। कब इसको बनवाया था, राजेंद्र चोल ने। स्टाइल क्या है, क्योंकि दक्षिण स्टाइल है तो आप यहाँ पे क्या हो गई, द्रविड़ स्टाइल है। तो अगर ऐसे भी आता है गंगई चोलपुरम मंदिर का कौन सी मतलब शैली है, तो कौन सी शैली है, ये द्रविड़ स्टाइल है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन कला की एक महत्वपूर्ण कृति धौली का हाथी किस स्थान पर स्थित है। तो धौली का हाथी कहाँ पे है, इसको किसने, अशोक ने बनवाया था लगभग 261 ईसा पूर्व में। ठीक, इसको क्या है, ये जो हाथी है ये क्या है, एक चट्टान को ही काट के बनाया गया है। और इसकी अगर खोज, इसकी खोज अगर पूछता है इसको सबसे सर्वप्रथम किसने, तो 1837 में मरखम किटो नाम के एक व्यक्ति ने खोज निकाला था। एक सेकंड दिखा, ये देखिए, ये है धौली का हाथी। ठीक है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। ये एक ही देखिए चट्टान को ही उसी के अंदर से इसको काट के कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट है पटना के दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्योंकि पहली बात तो पूछा जाता है कहाँ, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कहाँ पे सुरक्षित है, तो कहाँ पे है, पटना के दीदारगंज में मौर्यकालीन यक्षिणी। ठीक, और ऊंचाई अगर पूछता है तो 5.5 फीट। इसमें से मोस्टली कहीं कहीं बुक्स में 5.4 भी लिखा है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। अगर ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। 5.5 फीट भी या 5.4 फीट भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तीसरी सती में बनी थी और कहीं कहीं पे इसको दूसरी सती भी लिखा गया है, तो कई कई बुक्स का भी अलग अलग दिया हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसकी क्या है मेन विशेषता, जो पहले बताया मैंने क्वेश्चन में, इसकी सबसे ज्यादा विशेषता क्या है, इसकी जो पॉलिश, मौर्यकालीन जो भी मूर्तियां मिली हैं, जो भी स्तंभ मिले, उनकी सबसे ज्यादा विशेषता क्या रही है, उनकी पॉलिश, जो मतलब इतनी चमकदार होती थी कि वो आज भी उतनी ही अच्छी है। मतलब देखने में आज भी आप देखोगे तो वो उतनी सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट है परखम यक्ष की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है। परखम यक्ष, यक्ष और यक्षिणी की जितनी मूर्तियां हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं, ये जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, परखम यक्ष की मूर्ति कहाँ पे है, ये है हमारी मथुरा संग्रहालय में। ठीक, और ये एक ऐसी मूर्ति है, इसमें क्या है, जैसे कि पहले तो बता दें यक्ष की कितनी 4 मतलब प्रतिमाएं अलग अलग जगह से प्राप्त हुई हैं।
ठीक है। इसमें से क्या है, जैसे कुछ ग्वालियर से, कहीं कौसाम्बी से, अलग अलग जगह से प्राप्त हुई है। इसकी जो ऊंचाई है 2.6 मीटर ऊंची है, ठीक है। और इसमें एक ब्राह्मी लिपि से भी लेख भी लिखा हुआ है। एक सेकंड दिखाते हैं आप। ये देखिए परखम के यक्ष की है, ठीक है। ये प्राप्त हुई है कहाँ से, सॉरी कहाँ पे संरक्षित है ये, मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट है एरगुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एरगुंडी शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ से प्राप्त बैल कहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामपुरवा स्तंभ से प्राप्त, इसमें दूसरी तरह पूछा गया था कि रामपुरवा स्तंभ में जो प्राप्त हुआ है उस पर किसकी आकृति है, जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सुरक्षित है, इसमें ऐसे पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामपुरवा स्तंभ से प्राप्त बैल कहाँ स्थित है, वो हमारा है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। एक सेकंड, ये देखिए थोड़ा सा पिक्चर कट गया है, ठीक है। तो ये बुल है जो रामपुरवा से प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ पे आप सुरक्षित है, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रामपुरवा का स्तंभ, क्योंकि इसकी खोज हुई थी, पहले तो देख लेते हैं 1876 में, ठीक है। कहाँ पे, बिहार से प्राप्त हुआ था, पश्चिमी चंपारण में। और ये अब कहाँ पे अगर पूछा जाता है तो ये है हमारा ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। और इस टाइम के मतलब जैसे दो रामपुरवा से दो प्राप्त हुए थे उसमें स्तंभ, उसमें से एक जो है हमारा वो है हमारा इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, और दूसरा अवशेष जो है रामपुरवा का जो ये बुल, ये कहाँ पे है हमारा राष्ट्रपति भवन में। तो यानी जो दो हो गए रामपुरवा से प्राप्त, एक है जो कहाँ पे है वो हमारा है कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम में, और उस पे किसकी आकृति अगर पूछता है तो उस पे बनी है हमारी लॉयन की। और सेकंड है हमारा ये बैल वाला, तो बैल का कहाँ पे स्थापित है, ये इस समय राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा 200 रुपए के नोट में क्या चित्रित है। तो जो 200 का नोट है हमारा, क्योंकि अब नोट जितने नए आ गए थे उसमें सब में अलग अलग हमारे सांस्कृतिक धरोहर में से अलग अलग जगह का चित्रण था। तो 200 रुपए के नोट पे है हमारा सांची का स्तूप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ईंटों से बना हुआ सांची का स्तूप किस काल में पत्थर से कवर कर दिया गया था, ठीक है। तो किस काल में पत्थर से कवर कर दिया गया था, शुरुआत कब हुई थी, जैसे सांची का स्तूप है शुरुआत हो गई थी हमारी मौर्य काल से, अशोक ने बनवाना शुरू किया था। फिर बाद में ये धीरे धीरे जो तीसरी शती ईसा पूर्व में, तब क्या हुआ था सुंग काल में, इसमें क्या हुआ, इसमें और ज्यादा इसको मतलब पत्थर से कवर कर दिया गया, और जो उसके आस पिलर्स वगैरह थे उस सब में भी और ज्यादा काम हुआ। तो सुंग काल में ये पत्थर से कवर किया गया था। नेक्स्ट है इपिग्राफी से क्या तात्पर्य है। तो इपिग्राफी क्या होता है हमारा, बेसिकली ये किसी मतलब ठोस या बोले जो ठोस चीज होती है, ठोस सतह होती है, कठोर सतह या पत्थर या धातु किसी भी चीज पे, उस पे जो उत्कीर्ण किया जाता है या लिखा जाता है, जो पढ़ने वाली लेखनी मतलब जो पढ़ने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं इपिग्राफी। कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री, ठीक है। उत्कीर्ण लेखन को क्या बोलते हैं हम, इपिग्राफी। और एक दो बार इपिग्राफी के अलावा एक चीज और होती है टोपोग्राफी, इस समय पूछा जाता है जैसे। तो टोपोग्राफी क्या होती है कि किसी भी मतलब जगह की कोई स्थान है उसके आसपास की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, वहाँ की नदी पर्वत और वहाँ की लैंड, उन सब का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टोपोग्राफी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इपिग्राफी हो गया हमारा जो उत्कीर्ण किए गए होती हैं पठन सामग्री, पाषाण या धातु किसी जो ठोस चीज पे होती है, ठीक, तो होता है इसको इपिग्राफी। नेक्स्ट है भरहुत शिल्प में किस शैली का प्रभाव देखा गया है। तो भरहुत के जो शिल्प थे वो हमारे पर्शियन और ग्रीक शैली से प्रभावित थे। किस काल में बने थे, शुंग काल में। और भरहुत के तो सभी अवशेष सब ज्यादातर अवशेष सब नष्ट हो गए थे, जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहाँ पे है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि भरहुत के शिल्प कहाँ पे सुरक्षित है, तो भरहुत के जो अवशेष हैं वो हमारे कलकत्ता में है म्यूजियम में।
नेक्स्ट है हेलिडोरस पिलर। हेलिडोरस पिलर कहाँ पर स्थित है? तो हेलिडोरस पिलर है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक, इसको भी कनिंघम ने खोजा था 1877 में। ज्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हैं उनको सब कनिंघम ने खोज निकाला था। तो हेलिडोरस को भी किसने खोजा था? कनिंघम ने 1877 में। इसको गरुड़ स्तंभ भी आप कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ना गरुड़ की वो मिली थी। हेलिडोरस को गरुड़ स्तंभ भी इसीलिए कहा जाता है। और क्या है ये? शुंग काल में बना था। शुंग काल में क्या था उस टाइम? जो ग्रीक काल में हेलिडोरस नाम का एक राजदूत आया था यहाँ भारत में, उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था हेलिडोरस पिलर। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, विदिशा में। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं किस राजा के संरक्षण काल में बनी हैं? उदयगिरी में जो भी गुफाएं हैं वो हमारी किसके संरक्षण काल में बनी है? तो वो हमारी बनी है चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण काल में। यहाँ पे टोटल कितनी गुफाएं अगर पूछता है तो 24 गुफाएं हैं। और मोस्टली जो बताया मैंने कि सभी गुफाएं यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक, विष्णु, शिव और मातृ सप्तिका जो होती है उसकी प्रतिमाएं यहाँ पे है, देखी गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप के अवशेष कहाँ पर संग्रहित हैं? अमरावती स्तूप के जो भी अवशेष हैं वो हमारे संग्रहित हैं सरकारी संग्रहालय चेन्नई में। तो अमरावती भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी तीसरी सदी ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के बीच में बना हुआ है। मोस्टली ज्यादातर स्तूप उसी टाइम के हैं। ठीक, नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा किस स्थान पर स्थित है? नागार्जुना कोंडा किस स्थान पर स्थित है? नागार्जुना कोंडा है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ पे है? नागार्जुन जो सागर है उसके किनारे स्थित है। एक चीज और है कि नागार्जुना कोंडा और एक नागार्जुनी गुफा जो है, नागार्जुनी कोंडा गुफा, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो बिहार में बराबर केव्स में मिला है वो अलग चीज है, और ये नागार्जुन कोंडा ये जगह अलग है। ये कहाँ पे है? हमारी आंध्र प्रदेश में है। कोंडा मीन्स क्या होता है? हिल। ठीक है, तो उसी के नाम पे है। और इस पे भी किसका प्रभाव देखा गया है? तो इस पे भी ग्रीको रोमन यानी ग्रीक रोमन शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट है बराबर केव्स का समय क्या था? ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे पहला वाला 322 से 185 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है तबला बजाते हुए औरत तथा नृत्य करते हुए ये दोनों चित्र किस गुफा में उत्कीर्ण हुए हैं? तो जो हमें प्राप्त हुई थी भाजा गुफाएं, भाजा गुफाओं से ये प्राप्त हुआ है यहाँ पे ये चित्र। और उस समय से यहाँ पे मतलब जो संगीत के वाद्य देखे गए तबला और सितार वगैरह, तो वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे क्या है? भाजा में टोटल 22 गुफाएं हैं। ठीक, कब बनी थी ये सब? ठीक है, ठीक है, तो भाजा गुफाओं का मतलब कब बनी थी? ये दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनी थी। और ये कहाँ पे है? पुणे में है। ये जगह कहाँ पे है? हमारी पुणे में है। और यहाँ पे क्या है? हीनयान बुद्ध से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक, हीनयान मतलब जैसे दो धर्म थे उसके, हीनयान महायान। तो ये किससे? हीनयान जिसमें मूर्तियां वगैरह नहीं होती थी जैसे। और तो ये कहाँ बुद्ध की? तो ये क्या है? हीनयान बुद्ध से संबंधित गुफाएं हैं। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र पुणे में। और यहाँ पे क्या है? 14 स्तूप भी पाए गए। अगर स्तूप के लिए पूछा गया जाता है तो यहाँ पे स्तूप भी पाए गए हैं बहुत सारे। मतलब यहाँ पे जो उसका चैत्य ग्रह है, मतलब वहाँ की जो चैत्य ग्रह है उसके एंट्रेंस में हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित कराया था। क्योंकि पहले क्या था? ये जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभ है, पहले मेरठ में था, फिर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने अपने साथ ले आए थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है यहाँ का, उसके पास एक 12 हिंदू राव हॉस्पिटल, उसके एंट्रेंस के सामने, उसके सामने यहाँ पे जो 2 पिलर हैं, इसमें से दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। तो जो दिल्ली टोपरा वाला पिलर है, दिल्ली मेरठ पिलर जो है, दिल्ली मेरठ वाला पिलर, ये कहाँ पे है?
उसी मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने, यानी जो आप ये समझ लीजिए कि वो हिंदू रॉ हॉस्पिटल एंट्रेंस गेट के सामने है। तो ये कौन सा हो गया, दिल्ली मेरठ पिलर। और दूसरा वाला जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में है वो दिल्ली टोपरा नाम से, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दो अलग अलग हैं। तो जो दिल्ली टोपरा वाला है वो कहाँ पर है हमारा, वो फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है दिल्ली में वहां पे। और इसको क्या कहते हैं, टोपरा नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली टोपरा से। ठीक, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। और किस शासक ने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किन शासकों ने करवाया था। तो मोती मस्जिद का दो शासकों ने निर्माण करवाया था, एक तो शाहजहां ने भी और औरंगजेब ने भी। ठीक, शाहजहां और औरंगजेब ने करवाया था। जो आगरे वाली थी उसको शाहजहां ने, और दिल्ली वाले में जो लाल किले में है उसको औरंगजेब ने। ठीक है, आगरे में जो है, आगरे में जो शाहजहां ने बनवाई थी उसके मतलब अपनी जो शाही दरबार के उसके जो सदस्य थे उनके लिए उसने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। और मोती जैसी चमकती है, उसकी चमक के कारण ही इसको क्या कहते थे, पियर मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, पर्ल मस्जिद भी कहते हैं। नेक्स्ट है, परखम यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में है, यहाँ मैंने में कौन सा कथन असत्य है। परखम यक्ष यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसके दोनों हाथ भुजाओं से खंडित है। भारतीय ढंग से धोती पहने हुए है। तो राइट आंसर है यहाँ पे पहला वाला, ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि ये कहाँ पे है हमारी, ये मथुरा संग्रहालय में है। ठीक है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ये भी सत्य है। दोनों भुजाएं खंडित है, ये भी है। और भारतीय ढंग से धोती पहने हैं, ये भी है। मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, दोनों हाथ खंडित हैं, भारतीय स्टाइल से धोती भी पहने हैं और आभूषण भी पहने हैं, लाल बलुए पत्थर से बनी है। ठीक, और बट ये सुरक्षित कहाँ पे है, ये है हमारी मथुरा में, ना कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक, नेक्स्ट है, पार्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पार्वती जी के मंदिर जो है वो है हमारे सारे कहाँ पे, ये है नचना कुठारा। कहाँ पे ये जगह है, ये मध्य प्रदेश में ही है, पन्ना जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। गुप्तकालीन मंदिरों में पार्वती मंदिर नाम से फेमस है। नचना कुठारा में मंदिर है जो पार्वती जी के। ठीक है, बहुत से मंदिर अब वहाँ पे ध्वस्त हो गए हैं, बट ये पार्वती मंदिर अभी भी वहाँ सुरक्षित है। और इसके प्रवेश द्वार में मतलब गुप्तकाल में ज्यादातर मंदिरों के जो एंट्रेंस थे उसमें किसकी प्रतिमाएं होती थी, गंगा यमुना की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुप्तकाल में जो मंदिरों के प्रवेश द्वार होते थे उस पर गंगा और यमुना की प्रतिमाएं उत्कीर्ण होती थी, जो ये सबसे ज्यादा मुख्य विशेषता भी रही है गुप्तकाल के मंदिरों की। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर का, रेखा देउल, पीढ़ा देउल एंड खाखरा देउला। ठीक है, यह तीनों स्थान की वास्तुशिल्प विशेषता है। ये हिंदी में थोड़ा नहीं लिख पाए हैं हम। ठीक है, रेखा देउल, पीढ़ा देउल एंड खाखरा देउल, यह तीनों स्थान की वास्तुशिल्प विशेषता है। कहाँ की है, ये है हमारी कलिंग वास्तुशिल्प शैली है। कहाँ की है, ये उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा के मंदिरों में शैली देखी गई है जो मतलब उसका प्राचीन कलिंग जिसको में विकसित हुई थी। पहले क्या कहते थे इसको, उत्कल नाम से, कलिंग को पहले क्या कहते थे, उत्कल नाम से भी जाना जाता था। इसमें से जो दो शैलियां हैं, रेखा देउल और पीढ़ा देउल, ये कैसी हैं, ये विष्णु, शिव और सूर्य के मंदिर के प्रकार हैं। ठीक है, और जो ये खाखरा देउल लास्ट वाली है, ये कैसे, चामुंडा और दुर्गा के मंदिरों से संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी स्टाइल कहाँ की है, कलिंग वास्तुशैली की है। और कहाँ से, उड़ीसा की है। नेक्स्ट है, वास्तुकला में बौद्ध व्रत को प्रमुखता देते हैं लेकिन हिंदू मंदिर किस आकार को महत्व देते हैं। इंपॉर्टेंट है, केवीएस में पूछा गया पहले। तो वास्तुकला में जो बौद्ध लोग होते हैं वो व्रत मतलब यहाँ सर्किल से मतलब उसको प्रमुखता देते हैं, जैसे उनका देखते हैं ना हम लोग। और लेकिन जो हिंदू मंदिर होते हैं वो किस आकार को, वो चौकोर, ज्यादातर जो उनके वो होते हैं वर्ग वो चौकोर होते हैं। ठीक है, मंदिर वगैरह में हम देखेंगे ना जैसे चौकोर बना के तभी वो उसके ऊपर सीढ़ियाँ और फिर उसके ऊपर मंदिर बनाते हैं। मंदिर का प्रांगण भी हम देखेंगे ज्यादातर चौकोर होता है, गोल को उतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो किसको किस आकार को महत्व देते हैं, वो देते हैं वर्ग चौकोर को, मतलब वर्गाकार के साथ भी जो चौकोर होता है उसको देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में खजुराहो के मंदिरों की विशेषता है। ठीक है, खजुराहो
में विभिन्न तांत्रिक पंथ के लिए एक केंद्र था। खजुराहो के मंदिर बालुकाश्य के बने हैं, सैंडस्टोन मतलब इंग्लिश में, और खजुराहो के मंदिरों में बाहरी दीवार पर काम विषयक प्रतियां मौजूद हैं। तो इसके सारे ही कथन सत्य हैं, क्योंकि खजुराहो में ये सारी तीनों चीजें होती हैं। मतलब सैंडस्टोन से भी बना हुआ है, तांत्रिक पंथ के लिए एक केंद्र था, ये भी सही है, और जो उसके बाहरी दीवारें हैं वहां पर सारे इरोटिक स्कल्पचर भी बने हुए हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खजुराहो के लिए, तो अभी बता भी दिया पहले भी, चंदेल राजा के शासकों के टाइम में बना था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक, नागर शैली में है, इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव, मातंगेश्वरी, सारे इंपॉर्टेंट मंदिर है वहाँ के। निम्नलिखित में से क्या भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की एक विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, शायद मैंने पहले भी इसको दिया है। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे शिखर, जो मेहराब होता है, गुम्बद होता है, मीनार, ये सारी चीजें होती हैं इस्लामिक वास्तुकला में, और शिखर मंदिरों में होता है। नेक्स्ट है प्रभा मंडल, जिसको बोलते हैं आभा मंडल, का प्रयोग सर्वप्रथम किस कला में देखने को मिलता है? तो जो आभा मंडल का प्रयोग होता है वो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है गांधार में। गांधार के पश्चात हम किस में देखते हैं? मथुरा में। तो जो लेकिन गांधार शैली में जो प्रभा मंडल मतलब जो आसपास वो सर्किल होता था बुद्ध के पीछे राउंड राउंड, वो क्या होता था? वो एकदम सादा होता था। ठीक है, अलंकरण वगैरह उसमें नहीं होते थे। बट जैसे जब मथुरा स्टाइल में आए तो वो जो आभा मंडल होता था, प्रभा मंडल, आप देखोगे, आप खुद से देखना उसमें मूर्तियों में, तो जो आभा मंडल होता था, प्रभा मंडल, वो क्या अलंकृत होता था, फूल पत्तियां और भी उसमें डिजाइन वगैरह बनी होती थी। तो जो गांधार शैली से, गांधार स्टाइल से प्रभा मंडल स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो सादा था, और उसमें मथुरा शैली में क्या हुआ? वो अलंकृत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे गांधार। नेक्स्ट है फिरोज मीनार किस स्थान पर है? फिरोज मीनार है हमारी, ये 5 मंजिला मीनार है। ठीक है, और कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? दाखिल दरवाजे के समीप है। पश्चिम मतलब उसी के पास है। और ये दाखिल दरवाजा भी इससे पहले बताया था एक वीडियो में मैंने। दाखिल दरवाजा कहाँ पे है हमारा? पश्चिम बंगाल में। ठीक, वहीं पे हो गया ये। और ये किस शैली में है? ये तुगलकी शैली में है। इसको बनवाया किसने था? सैफुद्दीन फिरोज शाह ने 1485 में। ठीक, उससे बनवाना शुरू किया था, और 89 में ये कंप्लीट हो गया था। 26 मीटर ऊंची है लगभग। ये देखिए, ये 5 मंजिला मीनार है। ठीक है, सैफुद्दीन फिरोज शाह ने बनवाया था। ठीक, और ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? दाखिल दरवाजा। अगर ऐसे भी आता है तो कहाँ पे? दाखिल दरवाजे के पास। और नाम क्या है इसका? फिरोज मीनार। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य प्रतिमा है, किस तकनीकी से ढाली गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग फिगर मिला है वो हमारी किससे है? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। मोम निकालकर जो बनाने की विधि होती है, जिसे हम एक नाम और भी जानते हैं, सिरे पर्दू भी कहते हैं। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से निकाली गई है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होता है? इसमें मतलब एक पिघला हुआ जो धातु होता है उसको मोल्ड में हम डाल देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब वो मतलब वो जो होता है ना मोम मॉडल के साथ वो हो जाता है, गल जाता है, बनाया जाता है, और मोल्ड निकल आता है बेसिकली। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी आकार, किसी पिघली हुई धातु को आप किसी उसमें मोल्ड में डालोगे, फिर वो आकार ले लेगा, और बाद में जब उसको गलाया जाएगा तो क्या होगी? मोम हट जाएगी, और वो जो धातु की जो हमने डाला था वो क्या होगी? एक जो भी आकार दिया होगा उस आकार में वो निकल आएगा। बेसिकली ये प्रोसेस होता है। तो मोम निकाल कर बनाने की विधि को कहते हैं लॉस्ट वैक्स। ठीक, तो ये जो डांसिंग फिगर मिली है हमारी किसमें है? ये इसी में लॉस्ट वैक्स में पूछा जाता है ये, या इसको सिरे पर्दू भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो भरहुत का निर्माण हुआ है हमारे लाल रंग के बलुआ पत्थर से। और भरहुत के लिए पहले भी 1-2 क्वेश्चन में बताया मैंने कि ये इसके जो अवशेष हैं ज्यादातर अब नहीं है, नष्ट हो गए, और जो भी अवशेष हैं वो कहाँ पे है? हमारे कलकत्ता में। ठीक है, और इनके मतलब भरहुत स्तूप का एक ये भी है कि भरहुत में जैसे ये पूछा जाता है हास्य व्यंग से संबंधित हमें कहाँ मिला है, मतलब वो दृश्य कहाँ देखने को मिलते हैं, रिलीफ। तो हास्य से संबंधित भी हमें भरहुत स्तूप में मिले हैं। मौर्य कालीन में मतलब क्या हुआ था? मौर्य कालीन के बाद जो शुंग काल आया था, शुंग काल में इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ था। मौर्य काल में स्टार्टिंग हो गया था,
मौर्यकालीन में इसका विकास नहीं हुआ था। कब हुआ था? सुंग काल में। सुंग काल में भाई मतलब जैसे पहले स्टार्टिंग हो गई मौर्य काल में, लेकिन जो साज सज्जा और अलंकरण का काम कब हुआ? वो सुंग काल में हुआ। हास्य दृश्य भरहुति स्तूप में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। हास्य दृश्य के लिए भी पूछा अगर जाता है तो भरहुति स्तूप में मिले, मतलब जैसे कि जो जानवर होते हैं, बंदर हैं, हाथी हैं, उन सब के साथ एक हास्य दृश्य वहां पे प्रस्तुत हुआ है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंग मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो जो हिंदू मंदिर है सबसे बड़ा वो है हमारा तमिलनाडु त्रिचुरापल्ली में। त्रिचुरापल्ली यानी तमिलनाडु, और तमिलनाडु हो गया साउथ में, और साउथ की जितनी भी स्टाइल है वो कितनी हो गई हमारी द्रविड़ शैली में। किसको समर्पित है? ये मंदिर है हमारा विष्णु को समर्पित। ठीक है, श्री रंग मंदिर है विष्णु जी को समर्पित। लास्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो भी मैंने इसका भी क्वेश्चन बताया था, ये है हमारा कंबोडिया में, और किस भगवान को समर्पित है? ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, इसके लिए अब जैसे इसमें अंकोर वाट मंदिर कहते हैं बुद्ध को समर्पित है, बट अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अगर यहाँ विष्णु लिखा है तो हम विष्णु ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 12वीं सदी के अंत तक क्या हो गया था? ये एक बुद्ध मंदिर हो गया था। पहले क्या था? ये एक हिंदू मंदिर था। ठीक, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये विष्णु मंदिर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जैसा ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। तो अंकोर वाट मंदिर किस भगवान को समर्पित है नहीं लिख सकते, यहाँ पे था लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरे वीडियो आने में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको अलग से बनाना पड़ता है, टाइप करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा।